साइंस 1 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ जुलाई 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का सोल्यूशन इस वीडियो में है। फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस 1 क्या है? ग्रेविटेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? ट्रू। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 14। एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज हाउ मच? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड और escape velocity of the earth is how much? 11.2 kilometer per second. So if you compare both of them, you can see the escape velocity on the moon is less than the escape velocity of the earth. Therefore the given statement was a true statement. Question number 2. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो सेम क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। सो t इज इक्वल टू 5 seconds from a height of, not at, from a height of 5 meter on a planet। तो उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो हाइट कितना है? 5 मीटर। तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट u कितना है? दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। वाई 0 मीटर पर सेकेंड? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। what we have to find out? what is the value of g on the planet? तो g we have to find out। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना है? 5 मीटर, तो 5 इज इक्वल टू u कितना है? 0, तो 0 इंटू टी कितना है? 5 इंटू 5 प्लस हाफ जी वी हैव टू फाइंड आउट इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 5, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 क्या है? 0 है, तो ये चला जाएगा, बचेगा क्या? हाफ इंटू जी इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना है? 25। नाउ 2 को यहाँ पे लेके आओ, 25 को भी यहाँ पे लेके आओ, तो 5 इंटू 2 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो इंटू 2 अपॉन 25 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ g। अभी 5 के टेबल में 25 जाता है, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25। देयरफॉर g इज इक्वल टू हाउ मच? 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5। अगर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, अभी 2 डजंट गो इन 5 टेबल, तो पॉइंट डाल के 20 डालो, 5 4 ज़ा 20। तो आंसर क्या है? g इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन डिटेल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 2B का थर्ड वाला सेम क्वेश्चन है। आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 एंड 14 में मिल जाएगा। पेज नंबर 13 में कहाँ से स्टार्ट करना है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स its velocity decreases because of the gravitation of the earth। उसके बाद यहाँ से लिखना the value of g keeps on decreasing as we go higher above the surface of the earth। Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up। If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth। This velocity is called escape velocity। और इसका फॉर्मूला जो है पेज नंबर 14 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर v escape, that is escape velocity का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, that is equal to square root of 2gr is the formula of escape velocity।
नेक्स्ट लेसन लेसन नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो 1 मार्क का होता है। क्वेश्चन क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन डैश। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रुप 2। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप 2। लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 2 भी सेम क्वेश्चन है और ये आंसर जो है यू विल गेट इट इन पेज नंबर 22। द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू ग्रुप 2, that is the family of alkaline earth metal. So alkaline earth metal belongs to which group? Group 2. क्वेश्चन 2 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2 8 3। दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 23 में ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें यू कैन सी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 3। Question 3. An element has its electronic configuration as 2 8 2. Now answer the following questions. Question A और question B को आंसर करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3C सेम क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ए क्या है? व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो आंसर है द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 12। 12 कैसे मिला? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उन सबको ऐड करो। 2 + 8 10, 10 + 2 12। तो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ व्हाट? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? टू विच पीरियड दिस एलिमेंट बिलोंग? तो इसका आंसर है दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3। हाउ डू वी गेट दिस आंसर? यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे 1 2 3 नंबर है यानी पीरियड क्या है? 3। सो व्हाट इज़ अ पीरियड? 3 1 2 3। तो पीरियड क्या हो गया? 3। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3। क्वेश्चन 4 आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये जो है आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर इन पेज नंबर 20 में एकदम लास्ट में दिया हुआ है। The modern periodic law was stated as follows. Properties of elements are periodic function of their atomic numbers. तो ये है modern periodic law. Second question, question B क्या है? Write the number of periods and groups. तो इसका आंसर क्या है? Modern periodic table contains 7 periods and 18 groups. You can see in this table कितना पीरियड्स है? 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स। और कितना ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स, 1 2 3। यू कैन सी नंबरिंग इधर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So there are how many groups? 18 groups are there. इसे कहते हैं ग्रुप्स। ऐसा वर्टिकली डाउन कॉलम जो रहता है उसको ग्रुप्स कहते हैं। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आ जाए? 1 से लेके 18 ग्रुप्स आ जाए। सो टोटल 18 ग्रुप्स आ जाए और पीरियड्स कितना है? 7 पीरियड्स। पीरियड इस तरह देखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7। सो हाउ मेनी पीरियड्स आ जाए? 7 पीरियड्स। एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आ जाए? 18 ग्रुप्स आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the valency of halogens? तो इसका आंसर है valency of halogen is 1. You can see in the modern periodic table group 17 में आता है halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine are known as what? Halogens. और इसका valency 1 कैसा है? नीचे वाला टेबल में देखेगा तो पता चलेगा। ग्रुप 17 में halogens है। अभी इफ़ यू सी halogens में लास्ट शेल में हर एक हैलोजेंस का लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल को छोड़ के बाकी सब शेल को स्टेबल करना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मगर यहाँ पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इट नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मोर टू मेक इट 8? एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो इट्स लास्ट शेल विल बिकम स्टेबल। अभी फ्लोरीन में भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन में भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी तरह ब्रोमीन आयोडीन में भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ऑल द हैलोजेंस नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट सेल्फ स्टेबल? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हैलोजेंस का जो वैलेंसी है वो 1 है। तो आंसर क्या है? वैलेंसी ऑफ हैलोजेंस इज 1। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या दिया, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस इट इज़ कॉल्ड डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 43। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज on an atom or an ion increases or the negative charge on them decreases, it is called oxidation. तो आंसर क्या है, oxidation. Question number 2, complete the following reaction and give name of products. तो ये जो रिएक्शन दिया है उसे कंप्लीट करना है, जहाँ पे ब्लैंक है उसे फिल करके लेना है और जो प्रोडक्ट्स बनता है उसका नाम भी देना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन यूज़ योर ब्रेन पावर पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। तो रिएक्शन क्या था, CuSO4 एक्वस प्लस Fe सॉलिड। तो ये दोनों दिया हुआ है, रिएक्टेंट्स का नाम दिया हुआ है। दोनों भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, तो इस ब्लैंक में आएगा FeSO4 एक्वस प्लस और इस ब्लैंक में आएगा Cu सॉलिड। और ये प्रोडक्ट्स का नाम भी लिखना है। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या, एरो के बाद जो भी दिया हुआ है ब्लैंक में दैट इज़ अ प्रोडक्ट्स। तो FeSO4 एक्वस क्या है, फेरस सल्फेट। FeSO4 एक्वस इज़ व्हाट, फेरस सल्फेट। और CuS क्या है, कॉपर। तो प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, FeSO4 एक्वस फेरस सल्फेट और CuS क्या है, कॉपर। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 से लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिएक्शन इधर है, यहाँ पे भी ब्लैंक दिया था तो ब्लैंक में क्या आएगा, FeSO4 एक्वस प्लस CuS। FeSO4 एक्वस इज व्हाट, फेरस सल्फेट और CuS क्या है, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यहाँ पे 3 रिएक्शन दिया हुआ है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक इस आंसर के लिए 1-1 मार्क है। और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 A, B और C सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें जो रिएक्शन दिया उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का, सिर्फ हीट के ऊपर ध्यान देना है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक फाइंड आउट करने के लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड हीट। अगर एरो के बाद हीट है तो एक्सोथर्मिक है और अगर एरो के ऊपर हीट है तो वो एंडोथर्मिक है। एरो के ऊपर कभी भी हीट नहीं लिखता है, ट्राइंगल का शेप दिया रहता है। तो ट्राइंगल सिंबल इज़ व्हाट, हीट इज सप्लाइड इन दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट वन में एरो के बाद हीट है तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड वाले में एरो के ऊपर ट्राइंगल का सिंबल दिया हुआ है, दैट मीन्स हीट इज सप्लाइड ओवर हियर, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन बी इज़ व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन में हीट जो है वो एरो के बाद लिखा हुआ है, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो सी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेसन नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, डैश डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द राइट आंसर। ये पेज नंबर 59 में दिया हुआ है, अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर में दिया हुआ है, यर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एक्सल thereby producing electricity। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्वेश्चन 2, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें क्या दिया है, फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लाउस, जनरेटर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है, जनरेटर। तो आंसर क्या है, जनरेटर। वाई जनरेटर, क्योंकि फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर और रबर ग्लाउस जो है इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट का फ्लो को स्टॉप करता है। लेकिन जनरेटर करंट का फ्लो को स्टॉप नहीं करता, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लाउस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करता है, उसका फ्लो को स्टॉप करता है। तो ऑड वन आउट क्या है, जनरेटर। Question 3, gives scientific reason tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7A सेम ही है और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में मिलेगा। तो आंसर यहाँ से लिखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज़ ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हाई रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर। उसके बाद यहाँ से
A tungsten wire of high resistivity is used in an electric bulb. Because of the current, this wire gets heated to nearly 3400 degrees Celsius and emits light. Hence, उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, hence tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb. क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई फिगर एंड राइट वन यूज़ ऑफ इट. फिगर जो है वो पेज नंबर 61 एंड 57 से लिया हुआ है. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. 3 फिगर दिया था, हर एक फिगर का नेमिंग करना है और उसका यूज़ भी लिखना है. तो हर एक फिगर का आंसर के लिए 1-1 मार्क है. तो कौन सा फिगर दिया था? पेज नंबर 61 से ये दोनों फिगर लिया था. क्वेश्चन भी वही है, आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड एक्सप्लेन देयर यूज़. तो फिगर ए जो है वो ये था और फिगर बी जो था, दिस वाज द फिगर गिवन इन क्वेश्चन बी. और क्वेश्चन सी में ये फिगर दिया हुआ था, दिस वाज द फिगर विच वाज गिवन इन क्वेश्चन सी. तो हर एक फिगर को ऑब्जर्व करके उसका नेमिंग करना है और उसका यूज़ भी लिखना है. तो फर्स्ट फिगर क्या था? दिस वाज द फर्स्ट फिगर. ये फिगर क्या है? दैट इज़ फ्यूज वायर. तो आंसर क्या है? फर्स्ट फिगर का आंसर नेम इट करना है, तो उसका क्या है? फ्यूज वायर. और उसका यूजेस जो है वो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है. यूज़ जो है पेज नंबर 49 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है? यूज़ ऑफ द फ्यूज वायर. As soon as high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided. Now figure B जो है वो क्या दिया था? फिगर बी ये दिया था, दिस वाज द फिगर विच वाज गिवन. और ये क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. और उसका यूज़ जो है वो पेज नंबर 50 से लिया हुआ है. तो 50 में, पेज नंबर 50 में दिया है उसका आंसर. तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज़ क्या है? दैट यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB switches are used in homes. When the current in the circuit suddenly increases, this switch opens and current stops. अभी फिगर सी क्या दिया था? फिगर सी जो है वो इट वॉज टेकन फ्रॉम पेज नंबर 57. तो फिगर सी ये दिया हुआ था, दिस वाज द फिगर विच वॉज गिवन. फिगर सी ये दिया था. व्हाट इज़ दिस? गैल्वेनोमीटर. तो आंसर क्या है? गैल्वेनोमीटर. और उसका यूज़ क्या है वो पेज नंबर 57 में मिल जाएगा. सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर. वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विथ, इट नहीं लिखना, गैल्वेनोमीटर लिखना. सो वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विथ गैल्वेनोमीटर. और उसके बाद यहाँ से लिखना है एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट. आई रिपीट वंस मोर. वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विथ गैल्वेनोमीटर एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट. क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 फिगर दिया हुआ था. फिगर ए क्या है? फ्यूज वायर. फिगर ए फ्यूज वायर है. और फिगर बी क्या था? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. और फिगर सी क्या था? गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट लेसन नंबर 5, हीट. उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट इट्स SI एंड CGS यूनिट्स. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 68 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में. तो व्हाट इज़ द आंसर? पहला तो डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट, उसके बाद SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों भी लिखना है. तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. The SI unit of specific heat is joules per degree Celsius kg and the CGS unit is calorie per gram degree Celsius. Question number 2, how much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius? और सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑलरेडी दिया है ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 का एग्जाम्पल 1 सेम क्वेश्चन है. दे हैव गिवन व्हाट? हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर. तो m इज इक्वल टू हाउ मच? 5 kg. और सी तो ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया था, सी इज इक्वल टू हाउ मच? 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. अभी डेल्टा टी क्या है? उन लोग ने लिखा है कि हाउ मच एनर्जी, हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. The difference in temperature, that is delta T, that is 100 degree Celsius minus 20 degree Celsius. 100 degree Celsius minus 20 degree Celsius, that is equal to how much? 80 degree Celsius. Now energy to be supplied to water is equal to energy gained by water, that is equal to how much? Formula क्या है? M into C
into delta t, that is equal to what? M is equal to 5 kg, तो 5 into C is how much? 1 kilocalorie per kg degree Celsius, so into 1 into delta T कितना? 80 degree Celsius into 80. Now 5 into 1 is 5, 5 into 80 is equal to how much? 400. So heat energy necessary to raise the temperature of water is how much? 400 kilocalorie. तो आंसर क्या है? द हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 400 kilocalorie. Lesson number 6, refraction of light. First question, choose the correct alternative. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called dash of light. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 73. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. तो आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन. क्वेश्चन 2, कंप्लीट द कोरिलेशन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया है? रेड लाइट वेवलेंथ क्लोज टू हाउ मच? 700 nm. तो वायलेट लाइट वेवलेंथ क्लोज टू हाउ मच? इसका आंसर क्या है? रेड लाइट वेवलेंथ अगर क्लोज टू 700 nm है तो वायलेट लाइट वेवलेंथ इज क्लोज टू 400 nm. ये पेज नंबर 77 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. यू कैन सी ओवर हियर द रेड लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज क्लोज टू 700 nm while violet light has the smallest wavelength close to 400 nm. तो आंसर क्या है? 400 nm. Question 3, answer the following. A rainbow is a combined effect of the refraction, dispersion and total internal reflection of light. Prove this statement with the help of diagram and explain it. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 में मिल जाएगा. तो व्हाट इज़ द आंसर? फ्रॉम ईयर यू हैव टू राइट डाउन. पहले रेनबो लिखना है, उसके बाद सेकेंड लाइन से is the combined effect. I repeat once more. Rainbow is the combined effect of a number of natural processes. It is the combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light. It can be seen mainly after a rainfall. Small droplets of water act as small prism. When light rays from the sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. Then there is internal reflection as shown in the figure, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet. All these 3 processes together produce the rainbow. और उसके बाद ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है. तो नोट में रेनबो लिख के फिर इस द कंबाइंड इफेक्ट से लेके लास्ट तक लिखना है. टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो. नेक्स्ट लेसन नंबर 7, लेंसेज. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द पेयर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें ग्रुप ए में क्या दिया है? फार साइटेडनेस. और ग्रुप बी में 3 ऑप्शन दिया हुआ है. तो इसका राइट आंसर क्या है? फार साइटेडनेस का राइट आंसर क्या है? फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली. तो आंसर में ग्रुप ए फार साइटेडनेस और ग्रुप बी में क्या लिखना है? ऑप्शन ए फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 में दिया हुआ है. In this defect, the human eye can see distant object clearly. Distant object का मतलब क्या है? Far away objects can be seen clearly. तो आंसर क्या है? Far sightedness में far away object can be seen clearly. Second question, give scientific reason we cannot clearly see an object kept at a distance less than 25 centimeter from the eye. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4C सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 87 में मिल जाएगा. तो आंसर क्या है? The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit. उसके बाद यहाँ से लिखना है the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is at 25 centimeter. उसके बाद hence लिख के क्वेश्चन लिखना है. Hence we cannot clearly see an object kept at a distance less than 25 centimeter from the eye. Question 3, write the Cartesian sign convention for lenses. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 में दिया हुआ है.
सो इट इज़ गिवन इन दिस ग्रीन बॉक्स। ये ग्रीन बॉक्स में जो भी दिया है पूरा का पूरा लिखना है। तो आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से लेके 5th का लास्ट पॉइंट तक लिखना है, कॉनकेव लेंसेज नेगेटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उसका आंसर है। Next lesson, lesson number 8, metallurgy. First question, give scientific reason sodium is always kept in kerosene. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5C सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज़ गिवन हियर। Sodium is very reactive metal. Sodium metal combines with oxygen in the air even at room temperature and forms a sodium oxide. उसके बाद ये reaction लिखना, 4Na in solid form plus O2 in gaseous form reacts with each other to form 2Na2O in solid form. On exposure to air, sodium readily catches fire. Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in kerosene. Question 2, give the chemical equations for the following reactions. ये 3 मार्क का क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों रिएक्शंस लिखना है, केमिकल रिएक्शंस लिखना है और हर एक के लिए 1-1 मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्मिट रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्मिट रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे दिया है, पेज नंबर 105 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर Fe2O3 plus 2Al gives 2Fe plus Al2O3 plus heat. So this is the thermit reaction. Next question क्या है, burning of magnesium in air. ये पेज नंबर 94 में दिया हुआ है। burning of magnesium in air, it is given here. The reaction is given in page number 94. 2 Mg in solid form plus O2 in gaseous form react to gives what, 2 MgO in solid form. Next one क्या है, iron nail or dust is dropped in aqueous solution of copper sulfate. इसका जो explanation है, मतलब experiment जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। Take a clean iron nail, dip the iron nail in copper sulfate solution and observation करना है। ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसका रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन रिएक्शन यू विल गेट इट इन पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। पेज नंबर 38 में CuSO4 plus Fe in solid form gives what, FeSO4 in aqueous form plus Cu in the solid form. तो रिएक्शन क्या है, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. Lesson number 9, carbon compound. First question, draw the electron dot structures of methane CH4 and ethane C2H6. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन मीथेन का करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4। अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-4, यानी लास्ट शेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लास्ट शेल में कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन है। So these are the 4 electrons in the last shell of carbon. Now in carbon को और 4 electrons चाहिए to complete its stability. तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन एटम से, यानी 4 हाइड्रोजन एटम से हर एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इट विल कंप्लीट, जो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 113, यहाँ पे दिया है 113 में मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इथेन का है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन में 2 कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। उसी तरह इसके पास भी 1 2 3 और 4, फोर्थ वन ये 2 कार्बन एटम आपस में शेयर करेगा। ना दिस का इलेक्ट्रॉन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन एटम का, और उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। सेम विद दिस हाइड्रोजन एटम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, this hydrogen atom will give 1 electron, and this hydrogen atom will give 1 electron, and this hydrogen atom will give 1 electron, not give, it will share. तो इस तरह
हाई कार्बन भी अपना टेट्रावैलेंसी, दोनों कार्बन एटम टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेगा और हर एक हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 114, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है. क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल में जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है वो कंप्लीट करना है. जहाँ भी ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे मैंने रेड पेन से उसका आंसर्स लिखा हुआ है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो 10 ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 ब्लैंक्स है और हर एक क्वेश्चन के लिए आधा आधा मार्क है. तो टोटल 10 ब्लैंक्स है और टोटल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन इज हाउ मच, 5 मार्क्स. और ये बहुत सिंपल है. नाउ दे हैव गिवन फर्स्ट में एक ही कार्बन एटम दिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4. हाउ वी गॉट CH4? इसका जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज व्हाट, CnH2n+2. अभी यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, तो C1 हो गया और H कितना हो गया, 2 × 1 2, 2 + 2 4. इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका मिल जाएगा जहाँ पे ब्लैंक है. तो इसका CH4 है एंड व्हाट इज़ दिस नोन एज मीथेन. यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो ये क्या रहेगा, C2, यहाँ पे 2 आएगा, C2 H 2 2 4, 2 2 4 + 2, 4 + 2 कितना है, 6. तो ये हो गया C2H6 और इसका नेम क्या है, इथेन. उसी तरह 3 कार्बन एटम्स रहेगा तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 है एंड दिस इज़ प्रोपेन. यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10 और ये क्या है, ब्यूटेन. अगर 5 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12 और इसका नेम क्या है, पेंटेन. यहाँ पे 6 कार्बन एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H14 और इसका नेम क्या है, हेक्सेन. यहाँ पे 7 कार्बन एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C7H16 और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हेप्टेन. अगर 8 कार्बन एटम है तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, C8H18 एंड व्हाट इज़ दिस नोन एज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑक्टेन. नेक्स्ट वन, इसमें 9 कार्बन एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C9H20 एंड इसका नेम क्या है, नोनेन. और उसी तरह 10 कार्बन एटम्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C10H22 and what is the name of this compound, decane. This is given in page number 116 में टेबल दिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना है मगर उसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं पूछा है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला और नेम ही पूछा है. जहाँ जहाँ ब्लैंक है वी हैव टू पुट. तो यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या है, CnH2n+2. अगर समझो 10 है, इसमें कितना कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस n में 10 आएगा. 10 × 2 कितना है, 20. 20 + 2 कितना है, 22. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, C10H22. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो C10H22 एंड व्हाट इज़ दिस नोन एज, डेकेन. तो बहुत सिंपल है, सिर्फ जनरल फार्मूला यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये तो बाय हार्ट रहना चाहिए. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन. लास्ट लेसन, लेसन नंबर 10, स्पेस मिशंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. क्वेश्चन में क्या दिया, हाइट ऑफ द हाई अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डैश. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर. तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 138. यू कैन सी ओवर हियर, हाई अर्थ ऑर्बिट्स, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितना है, ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर. तो आंसर ये है, ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर.
क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम टेबल दिया हुआ है। अभी इसमें जो है, जो फर्स्ट कॉलम जो है उसमें क्या दिया है, नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट। सेकेंड कॉलम में वो सैटेलाइट का फंक्शंस लिखना है और थर्ड कॉलम में टाइप ऑफ सैटेलाइट्स लिखना है। द सेम टेबल इज गिवन इवन ओवर हियर इन पेज नंबर 137। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट। यहाँ पे नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट और लॉन्चर का भी नाम है, लेकिन इस टेबल में सिर्फ नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट लिखना है, तो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट ही लिखना है। मिडिल वाला कॉलम में क्या है, फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट, और लास्ट वाला कॉलम में क्या है, टाइप ऑफ सैटेलाइट। तो जो भी ब्लैंक बॉक्सेस था वहाँ पे मैंने रेड इंक से लिखा हुआ है आंसर। तो जो भी ब्लैंक बॉक्स था वहाँ पे आंसर जो है रेड इंक से लिखा है। तो कितना ब्लैंक बॉक्सेस था, 1 2 3 4 5 6, हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ इंडियन सैटेलाइट दिया हुआ है, IRNSS। इसका फंक्शन क्या है, फिक्स लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। यू कैन सी ओवर हियर IRNSS fix the location of any place on the earth's surface in terms of its very precise latitude and longitude। तो फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस उतना ही लिखेगा तो काफ़ी है। और यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है, यू कैन सी ओवर हियर IRNSS इज़ विच टाइप ऑफ सैटेलाइट। टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन सा है, नेविगेशनल सैटेलाइट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, नेविगेशनल। सेकंड में फंक्शन दिया हुआ है वेदर स्टडी एंड प्रेडिक्ट। तो वेदर स्टडी एंड प्रेडिक्ट कौन सा है, यहाँ पे प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। तो फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट लिखना है। तो स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर का सैटेलाइट का नाम क्या है, इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है, इनसेट एंड जीसैट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसेट एंड जीसैट। और टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन सा है, so this was given study and prediction of weather, what type of satellite it is, weather satellite। तो यहाँ पे आएगा वेदर। नेक्स्ट में क्या दिया, अर्थ्स ऑब्जर्वेशन। तो अर्थ्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ईयर इट इज़ अर्थ्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस है, कोई भी एक लिख सकता है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन दी अर्थ सरफेस। सेकेंड फंक्शन क्या, एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड फंक्शन क्या, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो 3 फंक्शन दिया, कौन सा भी एक लिख सकता है। यू कैन राइट स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन दी अर्थ सरफेस। तो फंक्शन क्या था, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशंस, पोलर आइस ऑन दी अर्थ सरफेस। और यहाँ पे क्या लिखना है, सैटेलाइट का नाम लिखना है, इंडियन सैटेलाइट का नाम लिखना है। तो ये कौन सा सैटेलाइट है, IRS। तो आई रिपीट वंस मोर, यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट का नाम दिया हुआ है IRNSS। तो इसका फंक्शन क्या है, फिक्स लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। और कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है, नेविगेशनल। यहाँ पे क्या दिया था, वेदर स्टडी एंड प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे कौन सा सैटेलाइट है, नेम ऑफ द सैटेलाइट कौन सा है, इनसेट एंड जीसैट। और ये टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन सा है, वेदर सैटेलाइट। और यहाँ पे अर्थ्स ऑब्जर्वेशन, टाइप ऑफ सैटेलाइट दिया है अर्थ्स ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे फंक्शन जो है पेज नंबर 137 में मिल जाएगा और टेबल में उसमें 3 फंक्शंस दिया है, कोई भी एक फंक्शन लिख सकता है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन दी अर्थ सरफेस। उसके अलावा और भी 2 दिया है, यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम। और यहाँ पे क्या आएगा, विच टाइप ऑफ इंडियन सैटेलाइट इट इज़, IRS। और ये सेम क्वेश्चन इज देयर इन लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही क्वेश्चन है। यू कैन सी ओवर हियर दिस सेम क्वेश्चन इज गिवन इन दी बोर्ड पेपर ऑल्सो। तो ये सब ब्लैंक बॉक्सेस था जो फिल करना है, और ये 3 इन्फॉर्मेशन से यू हैव टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस।